तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम के भाग 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग श्वसन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, श्वसन क्या होता है, श्वसन क्यों आवश्यक होता है और श्वसन के लिए क्या क्या आवश्यक पदार्थ होती है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं श्वसन कहते किसे। ठीक है, श्वसन रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग ऊर्जा प्राप्ति करते हैं, जैसे कि जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ के विखंडन करा करके ऊर्जा प्राप्ति करते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पर ठीक है क्या कर रहा है, वह क्रिया जिसके अंतर्गत बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण कर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग ग्लूकोज को एंजाइम की सहायता से विखंडन पर ऊर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। जो खाद्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं उसके पाचन और शोषण पर हम लोग वहां से जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, और उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का बाहरी वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करा करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये आपको श्वसन होता है। श्वसन क्रिया से हमें ऊर्जा मिलती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ठीक है, श्वसन 2 प्रकार के होता है। 2 प्रकार का श्वसन होता है, एक होता है वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन 2 प्रकार का वायवीय और अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि वायवीय श्वसन किसे कहेंगे। श्वसन की वैसी प्रक्रम जो वायु के ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होती है उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन की वैसी प्रक्रम जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूर्ण होती है वायवीय श्वसन कहलाता है। देखिए यहां से अपन कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे वायवीय श्वसन कहता है। इस श्वसन में ऊर्जा की अधिक मात्रा उत्पादित होती है। यह 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण कोशिका द्रव में होता है तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये 2 चरण होता है। इसमें पहला चरण होता है तो क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में बदल जाता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, वो पायरुवेट में जाता है, और पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो जो वायवीय श्वसन होता है वो 2 चरण में पूर्ण होता है। किसके इसमें बदलेगा, आपको पहले पायरुवेट का निर्माण होता है और फिर उसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का पूर्ण रूप से उत्पादन होता है पायरुवेट से। ठीक है, देखिए इसमें क्या करा आपको कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से क्या होता है, विखंडन होता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम लोग अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन, श्वसन की वैसी प्रक्रम जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होती है। ठीक है, श्वसन की वैसी प्रक्रम जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होती है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। श्वसन की वैसी प्रक्रम जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होती है उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां से वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न हो उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ऊर्जा की कम मात्रा उत्पादित होता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऑक्सीजन का ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, इसकी पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। मतलब इसमें केवल एक ही चरण होता है, यह कोशिका द्रव में संपन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ठीक है, और पायरुवेट एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, पायरुवेट और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसमें, आपको अवायवीय श्वसन में। ठीक है, वायवीय श्वसन 2 चरण में पूर्ण होता है। एक कोशिका द्रव में होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है केवल एक ही चरण में पूर्ण होता है और ये केवल कोशिका द्रव में होता है। वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वायवीय श्वसन में आपको अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है, अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में आपको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इसके लिए। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है, किन किन रास्तों से, किन किन तरीकों से।
किन किन तरीकों से अलग अलग जीवों में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर करा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्ति होती है। और यह श्वसन प्रक्रिया के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में कार्य करता है। जैसे ग्लूकोज है वो श्वसन क्रिया के लिए एक आपको क्या है, कच्ची सामग्री की तरह कार्य करता है। ठीक है, कौन? ग्लूकोज। सॉरी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों काम करता है। यह ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा तथा जीव के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, वो किस प्रकार का, वहां पर ऑक्सीजन किस मात्रा में उपस्थित है और किस तरह के जीव है, उस पर भी डिपेंड करता है आपको ऑक्सीकरण, जिससे कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला अणु होता है ग्लूकोज। ठीक है, 6 कार्बन वाला अणु होता है ग्लूकोज, और ये कोशिका द्रव में पायरुविक अम्ल की उपस्थिति में, पायरुविक अम्ल के उपस्थिति में पायरुवेट में बदल जाता है। जो ग्लूकोज है पायरुविक अम्ल के उपस्थिति में पायरुवेट में बदल जाता है, और यहाँ पर कुछ आपको क्या मिलता है? ऊर्जा यहाँ पर भी उत्पन्न होता है। ठीक है, और पायरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन वाले ये यौगिक होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाले 6 कार्बन वाला होता है आपको, और आपका जो पायरुवेट होता है वो आपको 3 कार्बन वाला होता है। अब देखिए, जब पायरुवेट का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट में विखंडन होता है तो यहाँ पर इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मिलता है। ठीक है, दो यहाँ पर जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो सॉरी इथेनॉल बना, यहाँ पर 2 कार्बनिक अणु वाला होता है। इथेनॉल होता है 2 कार्बन अणु का होता है। ठीक है, क्या बोला गया? ग्लूकोज छूटा पायरुवेट में। पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या होता है? आपको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदल जाता है। ठीक है, जबकि क्या करा? ऑक्सीजन का अभाव में, अभी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा होती है, ऑक्सीजन की कुछ मात्रा होती है, उसका कुछ अभाव होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अभाव में क्या करता है? लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल आपको 3 कार्बन वाला अणु होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल बन गया, ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बन गया, और ऑक्सीजन के उपस्थिति में, पूर्ण रूप से उपस्थिति मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा, या बहुत अधिक मात्रा में आपको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में 38 एटीपी आपको प्राप्त होता है। यहाँ से 38 एटीपी प्राप्त होता है। अच्छा, एटीपी का पूरा नाम क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का नाम होता है। ठीक है, याद रखिए इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब देखिए ये तीनों चरण हम लोग देखेंगे यहाँ पर होता है क्या, कैसे कैसे कह रहा है क्या कि सभी जीवों में ग्लाइकोलिसिस होती है, जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है। ठीक है, सभी जीवों में क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है। सभी जीवों में ग्लाइकोलिसिस होती है, जिसमें क्या होता है? आपको जो पायरुवेट होता है, ठीक है, ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट में बदलता है। जो 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक हैं, जो कौन सा? पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है, जिससे कि ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है यह कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, देखिए अब आईपी अनॉक्सिक श्वसन जो ईस्ट में होता है पायरुवेट इथेनॉल तथा, ठीक है, पायरुवेट जो है इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और कुछ मात्रा में ऊर्जा भी उत्सर्जित होता है यहाँ पर। ठीक है, जो क्या है? ईस्ट में पायरुवेट जो होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ईस्ट में जो वायु के अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या होता है? जो ग्लूकोज पायरुवेट होता है वो आपको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और कुछ मात्रा में ऐसे ऊर्जा उत्पन्न करता है। लक्षण बात करेंगे, जब हम व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो मांसपेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, देखिए जब हम लोग दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या हैवी वर्क करते हैं, तो उस समय में हम लोग को शरीर के अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उस समय में शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और उस ऊर्जा के प्राप्ति के लिए जो पायरुवेट होता है वो मांसपेशियों में
भी आपको ऊर्जा निर्माण करने लगता है और वो क्या करता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल तथा वहां पर कुछ ऊर्जा मिलता है और वो लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में एकत्रित जब होता है तो उस स्थान पर पेन होता है और क्रैंक टेपर भी उसमें उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मांसपेशियों में क्रैंप भी आ जाता है और इस लैक्टिक अम्ल के कारण चुभन भी महसूस होता है वहां पर, ठीक है। अगला, जब पायरुवेट का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में होती है तो CO2 H2O बनता तथा प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है, ठीक है। ये आपको अंतिम रहा, जो कि ये किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, CO2 और H2O बनाता है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आपको ऊर्जा उत्पन्न होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको याद रखें अच्छे से। और ग्लूकोज का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला बात करेंगे हम लोग किण्वन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में किण्वन, फर्मेंटेशन के बारे में। किण्वन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ को लंबे समय तक सड़ा गला देते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्या होता है, उसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, ठीक है। क्या है, जब पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। यह ईस्ट में होता है, ठीक है। किण्वन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, जब आटा वगैरह में हम लोग लंबे समय तक उसमें ईस्ट को डालकर छोड़ देते हैं तो उसमें भी किण्वन होता है और किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किसी फल वगैरह को सड़ाने गलाने से भी किण्वन होता है उसमें और वहां पर भी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। नोट में देखिए यहाँ पर क्या करा है, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहता है, ये पूछते भी रहता है, कोशिकीय ईंधन किसे कहता है, ग्लूकोज को कहा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहता है और एटीपी को रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है, इसको करेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी करेंसी किसको कहता है, एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहता है और हम लोग क्या कहते हैं, इसको सार्वजनिक वाहक कहते हैं, ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं हम लोग, इसको एटीपी को कहते हैं, ठीक है। एटीपी को ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कहा जाता है। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन, ठीक है। अब जंतु तो हम लोग जानते हैं कि कुछ एकोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं, कुछ आपको बहुकोशिकीय में भी सिंपल संरचना वाले जीव होते हैं, ठीक है। तो उन सभी में जो श्वसन की क्रिया होती है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव हो और सरल संरचना वाला जीव हो तो उसमें उसके त्वचा से विसरण के द्वारा श्वसन क्रिया होती है, जैसे कि जा सकता है। निम्न श्रेणी के जीवों में श्वसन विसरण के माध्यम से संपन्न होता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से होता है। किससे होता है, कोशिका झिल्ली से। एक कोशिकीय जीव हो या निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनमें जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सभी में जो श्वसन क्रिया होता है वो विसरण के माध्यम से ही होता है। अमीबा पैरामीशियम में जो श्वसन का क्रिया होता है वो विसरण के माध्यम से ही होता है। केचुआ वगैरह होता है उसमें भी श्वसन के जो होता है श्वसन की क्रिया विसरण के माध्यम से ही पूरा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो एक कोशिकीय जीव हो या निम्न श्रेणी का जो जीव हो उसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो विसरण के माध्यम से ही होता है, ठीक है। अगला बात करेंगे जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, ठीक है। जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है बाबू, एक श्वास नली ट्रैकिया होता है। क्या होता है, ट्रैकिया होता है, श्वास नली होता है। दूसरा गिल्स या ना गलफड़ होता है, गिल्स होता है जो कि मछलियों में और जलीय जीवों में वगैरह होता है आपको। और तीसरा क्या होता है आपको, फेफड़ा, ठीक है। जो सबसे अधिक हम लोग बात करेंगे इस पर फेफड़े के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या हो गया, श्वास नली हो गया, गिल्स हो गया और फेफड़ा हो गया। 3 प्रकार के ये श्वसन अंग होता है अलग अलग जीवों में, ठीक है। जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं उनमें श्वास नली होता है, जलीय जीव में आपको गिल्स होता है और स्थलीय जीव में आपको फेफड़े मिलते हैं, ठीक है, जो विकसित होते हैं। ये बायोवर्स में बात करेंगे इसमें, ठीक है। श्वास नली ट्रैकिया, क्योंकि यह अंग टिड्डा और तिलचट्टा में होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर कि टिड्डा और जो तिलचट्टा होता है वो श्वसन किस अंग के द्वारा करते हैं, तो किस तरह का वो श्वास नली द्वारा करते हैं, ठीक है। श्वास नली द्वारा करते रहते हैं, ठीक है। क्या हो गया, यह अंग टिड्डा और तिलचट्टा में होता है जो शरीर के भीतर अत्यंत शाखित हवा भरी नलिका होती है।
यह एक ओर सीधा ऊतक के संपर्क में होता है तथा दूसरी ओर शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र से खुलता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी होल्स के द्वारा यह बाहर आपको खुलता है। ठीक है, ये क्या हो गया? तो याद रखेंगे ये सूक्ष्म संरचना वाले जीव होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उन सभी में ट्रैकिया के द्वारा ही श्वसन की क्रिया होती है। अगला बात करेंगे गिल्स या गलफड़ा। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करता है। ठीक है, जो गिल्स है वो जल में से ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और वो श्वसन के लिए उपयोग करता है। ठीक है, यह मछलियों का विशेष अंग होता है जो आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, वो लैमिना होता है जो जहां से वो श्वसन करते हैं, गलफड़ा होता है, वो वहां से क्या करते हैं, मुंह से पानी अंदर लेते हैं और उसके माध्यम से छोड़ते हैं, जिससे वो अपने श्वसन क्रिया को कंप्लीट करता है। ठीक है, गिल्स दो समूह में पाया जाता है। इसके प्रत्येक समूह में कई गिल्स लगे होते हैं। ठीक है, पीछे श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये लेयर बाय लेयर आपको मिलते रहता है गिल्स। ठीक है, जो ऑक्सीजन को लेने का काम करता है और यहाँ से आपको हाइड्रोजन वगैरह छोड़ देने का काम करता है यहाँ से। ठीक है, अगला बात करेंगे फेफड़ा। फेफड़ा का बात करेंगे। ठीक है, देखिए जो फेफड़ा है उच्च वर्गीय जीवों में पाया जाता है। उच्च वर्गीय जंतुओं में ये फेफड़े के द्वारा ही श्वसन क्रिया होती है, क्योंकि उच्च वर्गीय जीवों में आपको कार्यों को करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उच्च वर्गीय जीव अत्यधिक गतिशील वगैरह भी होते हैं, तो उनके कार्यों को संपादित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जो उच्च वर्गीय जीव होते हैं, जो स्थलीय जीव है, वो प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन में होते हैं, तो वहां से भी इनको फेफड़े जो है आपको ऑक्सीजन निकालने का काम कर लेता है। ठीक है, हालांकि उच्च वर्गीय जंतुओं में पाया जाता है जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कहा मेढक, हाँ मेढक में भी बात करते हैं हम लोग, ये तीनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, फेफड़ा के अतिरिक्त ना मुख्य ग्रासनी त्वचा से भी श्वसन करता है। ये ग्रासनी से भी करता है और त्वचा से भी श्वसन करता है। जब छोटे टैडपोल के जब होता है तो वो उसमें श्वासनी से करता है, फिर बाद में त्वचा से भी करता है और फिर आप फेफड़े से भी करता है, वो जो पानी के बाहर होता है। तो ठीक है, ये तीनों प्रकार से जो मेढक है वो श्वसन क्रिया करता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, अब तंत्र का मानव श्वसन तंत्र क्या होता है? ठीक है, तो अंगों का जो समूह होता है, उसको हम तंत्र कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया जो है वो केवल एक ही अंग के इन्वॉल्व होने से नहीं हो रहा है। ठीक है, एक ही अंग को पार्टिसिपेट करने से नहीं हो रहा है, इसमें कई अलग अलग अंग जो है वो पार्टिसिपेट करता है, तब जाके श्वसन आपको पूर्ण होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। जैसे श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब कई अंग को मिलने से संपन्न होता है। ठीक है, देखिए क्या करा, मानव श्वसन तंत्र, कि मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का नोज हो गया, नोजल कैविटी हो गया, ट्रैकिया हो गया, लैरिंक्स हो गया, फेरिंक्स हो गया, ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, अल्वियली हो गया। ठीक है, ये सब चीज, ये सब अंग मिलने से आपको श्वसन पूर्ण होती है। ठीक है, मानव में श्वसन में फेफड़े द्वारा होता है, इसलिए मनुष्य के श्वसन को फुसफुसीय श्वसन, ठीक है, फुसफुसीय श्वसन कहा जाता है। फेफड़े द्वारा होने का सिस्टम क्या कहता है? फुसफुसीय श्वसन इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, मनुष्य के श्वसन तंत्र के दो भाग में बांटा जाता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भाग में बांटा जाता है, क्योंकि देखो एक श्वसन जो होता है वो मार्ग खाली दर्शाता है। एक श्वसन के लिए केवल मार्ग तैयार करता है और एक श्वसन का जहां पर क्रिया होती है वो दो भाग हो जाता है आपको। जैसे हम लोग क्या करें, श्वसन मार्ग जो केवल आपको रास्ता निर्धारित करता है श्वसन के लिए, और फेफड़े क्या है जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो जो मानव के श्वसन तंत्र उसको दो भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, एक श्वसन मार्ग, दूसरा फेफड़े। ठीक है, बात करें हम लोग श्वसन मार्ग। ठीक है, इस मार्ग से होकर वायु फेफड़े में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। इस मार्ग के निम्न भाग है। ठीक है, श्वसन मार्ग के द्वारा जो होता है
जो आपको वायु होता है वो बाहर से, बाहरी वातावरण से फेफड़े तक पहुंचती है और फेफड़े के अंदर से फिर वायु को वो बाहर निकालने का काम करता है श्वसन मार्ग, ठीक है, जिसको निम्नलिखित भाग में बांटा गया है। पहला क्या आपको नासा द्वार, ठीक है, नोजल कैविटी, नोजल, ठीक है, नॉस्ट्रिल, नासा द्वार, जो बाहरी में छिद्र दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, वो होता है। मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार पाया जाता है, दोनों नासा द्वारों के बीच एक पट होता है जिसे नासिका पट कहते हैं, ठीक है, दोनों नासा द्वार के बीच में एक पट होता है, उसको क्या कहते हैं, नासिका पट कहते हैं। वायु शरीर में इसी द्वार जाती है, ठीक है, जो शरीर के अंदर वायु प्रवेश करती है वो नासा द्वार के अंदर ही जो है नोजल होल होता है, आपको नोस्ट्रिल होता है, जो इसके द्वारा ही वो क्या करता है, जो बाहरी वातावरण से वायु होता है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। और है नासा पथ, नोजल पैसेज, ठीक है, ताकि प्रत्येक नासा द्वार अपनी ओर के नासा पथ में खुलता है। नासा पथ का अगला भाग नासा बेस में कहलाता है, ठीक है, अंदर चैम्बर होता है, कैविटीज होता है, उस चैम्बर होता है, उस चैम्बर में प्रवेश करता है, ठीक है। नासा बेस श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमों से ढकी रहती है। जो नासा बेस में होता है वो श्लेष्मा, मतलब नाक के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे कि जो धूल कण जाते हैं उसको सटाने का काम करता है, ठीक है। रोम भी होता है, छोटे बाल भी होता है नाक के अंदर, जो कि वायु में उपस्थित धूल कण को छानने का काम करता है, और उसके अंदर जो श्लेष्मा होता है वो उस जाने वाले धूल कण को चिपकाने का भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि जो अगर धूल कण जाएंगे, अगर ट्रैकिया में चला गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसको छानने का काम करता है। श्लेष्मा झिल्ली श्लेष्मा का श्रवण करती है, वायु में मिलते धूल कण, ठीक है, जीवाणु व अन्य हानिकारक कण श्लेष्मा में चिपक कर और रोम के द्वारा न अटक कर इसी पथ में अग्र भाग में रह जाते हैं और स्वच्छ निस्पंदित वायु फुफ्फुस तक पहुंचती है, ठीक है। बस समझ गया आप लोग। जो भी हम लोग वायुमंडल है, वायुमंडल में धूल कण में उड़ते रहते हैं, वायु के साथ मिले हुए हैं, और वो धूल कण हमारे नाक में प्रवेश करेंगे। अगर वो ट्रैकिया में चला जाएगा, अगर वो अलवेली में चला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा, इसलिए उसको जो श्लेष्मा है, ठीक है, जो रोम वगैरह है, मतलब कि जो छोटे छोटे बाल वगैरह होते हैं उसको छानने का काम करता है, उसको फिर अलग कर देता है वहां पर, ठीक है। अगला बात करें हम लोग ग्रासनी, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स जस्ट ऊपर पोर्शन, जस्ट ये लैरिंग्स, जस्ट इसके ऊपर क्या होता है, फेरिंग्स होता है। नासा द्वार ग्रासनी में खुलती है, ग्रासनी, ठीक है, ग्रासनी कंठ में खुलती है, ग्रासनी। नासा द्वार किसमें खुलती है आपको, फेरिंग्स। जैसे देखिए फेरिंग्स के पास ही आपको फेरिंग्स के पास ही जो माउथ और नोज का दोनों का आपको कंबाइंड एरिया जाता है वहां पर, ठीक है, दोनों का कंबाइंड एरिया आता है। तो आपको क्या बोला था, जो नासा द्वार है आपको कहाँ खुलता है, आपको ग्रसनी में खुलता है, और ग्रसनी किसमें खुलता है, आपको कंठ द्वार में खुलता है, ठीक है, आपको लैरिंक्स में खुलता है कंठ, ठीक है। इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो हम लोग ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं वो कंठ के द्वारा ही होता है, लैरिंक्स के द्वारा ही ध्वनि प्रोड्यूस होता है इसको, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, वोकल कैविटी भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। यह चार उपस्थितियों द्वारा घिरा होता है। कंठ आगे श्वास नली में खुलते हैं, ठीक है, ट्रैकिया में खुलता है। जो कंठ होता है वो जो लैरिंक्स होता है आगे चल के ट्रैकिया में खुलता है। इसमें वाक रज्जु उपस्थित होते हैं, ठीक है, इसमें वाक रज्जु जो है सिलिया वगैरह जो भी होता है इसमें उपस्थित होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या लगा, श्वास नली, ट्रैकिया, ये पतली नली होती, पतली पाइप होती है, ठीक है, जिसके ऊपर कार्टिलेज लगा होता है, ठीक है, उपस्थित लगा होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यह एक पतली लंबी नलिका होती है, यह कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन में होती हुई वक्ष गुहा तक पहुंच जाती है, ठीक है। श्वास नली के दीवार में उपस्थित के बने सी आकृति के छल्ले होते हैं जो पृष्ठ व तल से अपूर्ण होते हैं, ठीक है। जो कार्टिलेज होता है वो सी आकार का होता है, उसको घेरे रहता है, ठीक है, घेर रहता है, क्योंकि अगर कार्टिलेज नहीं होगा तो श्वास नली जब हम अंदर से वायु को बाहर की ओर छोड़ेंगे तो जो श्वास नली ट्रैकिया वो चिपक जाएगा, जिससे फिर श्वसन क्रिया रुक जाएगी और मनुष्य का डेथ हो सकता है, ठीक है। इसलिए उस पर क्या रहता है, कार्टिलेज लगा होता है जो उसको होल को हमेशा मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है। श्वास नली को तो चिपकने से रोकता है ताकि इसमें वायु स्वतंत्र रूप से आ जा सके। कौन, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ना उपस्थित जो है वो श्वास नली को चिपकने से रोकता है, ठीक है। अब बात करेंगे श्वासनी,
ब्रोंकस की बात करेंगे। श्वास नली वक्ष गुहा में दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे क्रमशः दाई और बाई श्वासनी कहा जाता है। ठीक है, बाई और दाई क्या कहते हैं हम लोग? श्वासनी कहते हैं। और प्रत्येक श्वासनी अपनी ओर से फेफड़े में प्रवेश करती है। जो प्रत्येक ब्रोंकी है, ठीक है, ब्रोंकस जो है वो फेफड़े में प्रवेश करके ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फेफड़े, लंग्स के बारे में बात करेंगे। तो जो मानव आपका श्वसन तंत्र होते हैं वो दो भाग में बटे होते हैं, श्वसन मार्ग और आपका फेफड़ा। ठीक है, तो फेफड़ा में हम लोग बात करें क्या कि वक्ष गुहा में दो फेफड़े होते हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में जो बटे होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में बटे होते हैं, जिन्हें क्रमशः दाएं और बाएं फेफड़े कहते हैं। फेफड़ों में श्वासनी जो ब्रोंकस होते हैं वो कई पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में बढ़ते हैं। प्रवेश करने के बाद वह पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासनिका कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक श्वासनिका ब्रोंक्यूल्स में श्वसन नलिका है। ठीक है, नौ पतली पतली शाखाएं उत्पन्न होती है। श्वसनिकाएं और भी पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं कुपिका। छोटे छोटे एयर शैक होते हैं, छोटे छोटे एयर शैक होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। ठीक है, कुपिका कोष कहा जाता है इसको। ठीक है, यह कुपिका वाहिनी कहा जाता है। एयर शैक होते हैं जिसमें वायु भरा होता है और इसका क्षेत्रफल बहुत अत्यधिक होता है, क्योंकि श्वसन की जो क्रिया होती है यहीं से आपको होती है। ठीक है, अंत में प्रत्येक कुपिका वाहिनी एक थैलोनिमी रचना में खुलती है, जिसे वायु कोष कहा जाता है। ठीक है, वायु कोष एयर शैक कहते हैं। वायु कोष अथवा कुपिकाएं ही वे स्थान है जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। कुपिकाओं के चारों ओर रुधिर कोशिका घड़ा जाल के रूप में फैला होता है। ठीक है, एयर शैक के द्वारा ही, एयर शैक में जो एयर प्रवेश होते हैं, वायु प्रवेश होता है, और वही आपको क्या करता है? एयर को ब्लड्स के साथ मिक्स करने का काम करता है, फिर वहां से निकालने का काम करता है। मतलब कि जो एक्सचेंज करने का बात करेंगे हम लोग, तो एयर का एक्सचेंज करने का काम यहाँ पर होता है, आपको एयर शैक में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करेंगे, और ये लास्ट टॉपिक चल रहा हम लोग का। ठीक है, पौधों में श्वसन का बात करेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में श्वसन का बात करेंगे। ठीक है, ताकि पौधों में श्वसन उसमें मौजूद वात रंध्रों द्वारा होता है। ये रंध्र पत्तियों, तनाज और आदि में भी होते हैं। ठीक है, जो अस्टोमाटा, देखिए दो तरह से होते हैं, एक रंध्र होता है, एक वात रंध्र होता है। ठीक है, अस्टोमाटा होता है, दूसरा लेंटिकल्स होता है। ठीक है, जब छोटे छोटे पौधे होते हैं तो पौधे के सही भागों में, तना हो, पत्ता हो, जड़ हो, सभी में आपको क्या मिलते हैं? अस्टोमाटा मिलता है। जबकि अगर वही पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें वो अस्टोमाटा ना होकर वहां पर क्या मिलता है? लेंटिकल्स मिलता है, और उस लेंटिकल्स के द्वारा आपको जो गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है, चलिए करें कि पौधों में श्वसन की क्रिया को विसरण भी कहा जाता है। मतलब इस पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन होती है, वो विसरण के माध्यम से होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। ठीक है, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, अर्थात पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण के माध्यम से होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान पेड़ पौधा में श्वसन की क्रिया होती है। और बात करिए, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा धीमी गति से श्वसन होती है। इसमें जंतुओं की तरह गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। देखिए, क्योंकि पौधों को जंतुओं की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों को जंतुओं की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए विसरण के माध्यम से इसमें श्वसन क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके पास कोई श्वसन का विशेष अंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको ऊर्जा की कम मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग ये है कि पौधों में जब श्वसन होता है तो एटीपी के टूटने से 3.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा बनता है। ठीक है ना, 3.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा बनता है। ठीक है, यहाँ से मुक्त होता है। मतलब कि श्वसन में एटीपी को टूटने से क्या मिलता है आपको 3.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए तो फिर से हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में परिवहन को लेकर के। धन्यवाद।